नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के इकाई 5 त्रिभुज के अभ्यास 5A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस अभ्यास के सारे प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हैं, इसलिए हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले पाइथागोरस प्रमेय को दोहरा लेते हैं, साथ ही इसके सूत्रों को भी दोहरा लेते हैं, जिससे कि हमें इस अभ्यास के प्रश्नों को करने में आसानी हो। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय को हम कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले कहा गया है समकोण त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, हम उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, जैसे यह त्रिभुज ABC है, इसमें B कोण का मान 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, यह हमारा CA जो है वह कर्ण है। अब कर्ण पर बना वर्ग, मतलब यदि हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, कर्ण स्क्वायर करते हैं, तो वह शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यह शेष दो भुजाएं इसके जो बच गए, यह आधार है और यह लंब है, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यह इस प्रमेय का मूल सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर, अब देखिए स्क्वायर को बराबर किधर लेकर आएंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यदि अगर हमें यह सूत्र में कंफ्यूजन हो कि किसमें जोड़ते हैं और किसमें घटाते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा को अगर हमें ज्ञात करना है तो हम इसके लिए जोड़ेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आधार और लंब जो है वह कर्ण से छोटे होते हैं। ठीक है, या आधार और लंब बराबर हो सकते हैं, या इसमें हम इसे भी आधार कह सकते हैं, और यदि हम त्रिभुज को पलट ले तो यह भी हमारा आधार हो सकता है। ठीक है, आधार और लंब को हम आपस में बदल सकते हैं। अब इसी सूत्र से हम आधार का भी सूत्र बना सकते हैं और लंब का भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे यदि यहाँ हमें आधार ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे आधार स्क्वायर या आधार बराबर रूट। अब देखिए, अगर हम आधार को यहाँ रहने दें तो लंब बराबर के इस तरफ जाएगा और लंब यहाँ प्लस में है तो वो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इसके सूत्र में प्लस लगा हुआ है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और आधार जो होता है वह कर्ण से छोटा होता है। तो अगर हमें छोटी भुजा ज्ञात करनी है तो हम कर्ण में से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि लंब का सूत्र पूछा जाए तो हम लिखेंगे लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें अगर एक सूत्र याद हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो हम इससे इस पर आधारित सभी सूत्रों को बना सकते हैं। ठीक है, और हम यह जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इसके सूत्र में प्लस लगा हुआ है। बाकी आधार और लंब जो है वो कर्ण से छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञात करने के लिए हम कर्ण में से उसे माइनस कर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब कभी अगर हमें आधार या लंब ज्ञात करना होगा तो हम कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के सूत्र पे या कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के सूत्र पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है, आकृति 5.17 में कोण B समकोण है, भुजा CA की माप होगी। तो देखिए यहाँ यह दिया गया है कि आकृति 5.17 में, मतलब यह जो आकृति है इसमें कोण B समकोण है। ठीक है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ कोण B जो है यह 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसके आधार पर हमसे पूछा गया है भुजा CA की माप होगी। तो देखिए CA जो है यह इस भुजा के बारे में पूछा गया है, तो हम ये जानते हैं कि समकोण के सामने जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, परंतु इसे हम लॉन्ग मेथड से करेंगे जिससे कि इसे हमें समझने में आसानी हो सके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आधार
BC बराबर 8 सेंटीमीटर जैसा कि यहां दिया गया है, और लंब AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें आधार और लंब ज्ञात है, और इससे हमें कर्ण को ज्ञात करना है जो कि सबसे बड़ी भुजा है। तो हमें लिख सकते हैं कर्ण, चूंकि कर्ण इस बराबर रूट, हम यहाँ स्क्वायर के साथ भी लिख सकते थे, परंतु हम यहाँ रूट वाले सूत्र को लिखेंगे। कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ कर्ण के स्थान पर हम CA भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमसे CA को पूछा गया है। तो CA बराबर, अब देखिए आधार हमारा 8 है, तो यह 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का हो जाएगा, या CA बराबर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे यह 64 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो यह 36 होगा, या CA बराबर रूट, अब 64 और 36 को जोड़ेंगे तो यह 100 हो जाएगा। ठीक है। या CA बराबर, अब रूट में से 100 को बाहर करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। ठीक है। और यह 10 सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि यहाँ जो हमें आधार और लंब प्राप्त है वह सेंटीमीटर में है। इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वह विकल्प नंबर 2 होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आकृति 5.18 में एंगल ए समकोण हो तो AB की माप होगी। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि आकृति 5.18 में, मतलब इस आकृति में एंगल ए समकोण हो, इस कोण को समकोण बताया जा रहा है। तो समकोण के सामने की भुजा BC है, तो यह हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से हम किसी को आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं। तो मान लिया कि AB को हमने आधार मान लिया और AC को हमने लंब मान लिया। ठीक है। तब इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, अब देखिए इसमें AB पूछा गया है, तो AB हमारा आधार है, तो हम लिख सकते हैं आधार बराबर रूट, अब देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, आधार छोटा होता है, तो हम इसे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। अब आधार यहाँ AB है, तो यह हो जाएगा AB बराबर रूट, कर्ण के स्थान पर हम लिखेंगे 13, तो यह हो जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस लंब के स्थान पर लिखेंगे 12, तो यह होगा 12 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो यह होगा रूट 13 का स्क्वायर 169 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे तो यह 25 में प्राप्त होगा, और इसे जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो आधार हमारा AB है, भुजा AB है, उसकी माप हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक है। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुज को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ हमें 4 समकोण त्रिभुज दिए गए हैं और इनके लिए 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। जिनमें उनके रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो देखिए पहले चित्र में यहाँ यह कोण का निशान बनाया गया है, जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो यह हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इसके सामने की जो भुजा है वह कर्ण है। ठीक, यह कर्ण है। अब यहाँ दिया गया है 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, मतलब यह हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ x है, तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पास 90 डिग्री का कोण का साइन दिया गया है, मतलब यहाँ 90 डिग्री यह समकोण है, 90 डिग्री यह हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए यहाँ कर्ण स्क्वायर a स्क्वायर के रूप में दिया गया है और बराबर के इधर पूछा गया है, तो यहाँ प्लस है, तो एक 5 यहाँ है, तो दूसरा 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है। तीसरे नंबर फिगर में यहाँ पास समकोण का मान दिया गया है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा जो यह है यह कर्ण है। अब कर्ण का मान 13 है, यह 7 है, और यह लंब हो सकता है, और यह आधार। अब देखिए यहाँ 13 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर के रूप में दिया गया है, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो यह हो जाएगा लंब स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पास समकोण का मान दिया गया है। ठीक है। तो यह हमारा कर्ण होगा, तो यह 10 स्क्वायर। अब यहाँ y स्क्वायर दिया गया है, y स्क्वायर बराबर मतलब आधार स्क्वायर बराबर,
तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो हम यहाँ 8 स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में एंगल ABC समकोण है यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें एक फिगर दिया गया है, ठीक है, जिसमें ABC यह त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर समकोण मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, अब यह समकोण है, यह 90 डिग्री का है, इसका मतलब यह जो सामने वाली भुजा है CA यह हमारा कर्ण है और इसी की लंबाई पूछा गया है। ठीक है, अब इसे हम आधार मान सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं आधार BC बराबर 24 सेंटीमीटर और लंब AB बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न की सूचनाओं को जब हम अलग कर लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्रश्न में हमें कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त हैं और क्या ज्ञात करना है। तो इस प्रकार लिखने से हमें यह पता चल गया कि हमें आधार और लंब ज्ञात है और हमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर्ण जो है वह CA है और प्रश्न में हमसे CA पूछा गया, तो हम यहाँ कर्ण के स्थान पर CA लिख सकते हैं। तो CA बराबर रूट लंब स्क्वायर, लंब यहाँ 7 है, यस 7 स्क्वायर प्लस अब देखिए आधार है हमारा 24 है, तो ऐसे लिखेंगे 24 का स्क्वायर, या CA बराबर रूट, अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो यह 49 होगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए मैंने वर्गमूल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए अगर हमें शॉर्टकट तरीका अपनाना हो तो उसके लिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के आधार पर चलेंगे। ठीक है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ अगर हमारा b 4 है तो सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16। ठीक है, अब यह 2ab है मतलब इन दोनों का गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और फिर यह a है तो इसे स्क्वायर करेंगे तो यह 4 होगा। ठीक है, अब देखिए इकाई वाले को हम लिखेंगे, यह हो गया 6, एक इसमें जोड़ेंगे ये 17 हो गया, 17 का यहाँ से लिखेंगे 7 और एक ये हासिल 4 में जुटेगा तो ये हो जाएगा 5। तो 24 का स्क्वायर हमें 576 के रूप में प्राप्त हो। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं CA बराबर रूट 576 में जब 49 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 625। ठीक है, यह CA बराबर, अब 625 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 25 गुना 25, या CA बराबर, अब इन दो 25 में से एक बार 25 लिखेंगे तो रूट हट जाएगा तो CA बराबर 25 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम पांचवा क्वेश्चन है आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें एक आयत दिया गया है, तो हम यह जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ जो यह कोण बन रहा है यह 90 डिग्री का है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ जो कोण बन रहा है वह भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब यह जो विकर्ण है अगर हम इसे किसी एक त्रिभुज के रूप में देखें, जैसे यह त्रिभुज ABC के रूप में देखें तो यह विकर्ण त्रिभुज का कर्ण के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, एंगल B बराबर या एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ यह 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए कर्ण, अब प्रश्न में जो यह विकर्ण दिया गया है यहाँ कर्ण बन जाएगा, कर्ण जो कि AC है बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB का मान 16 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम इसे इस त्रिभुज में आधार मान लेते हैं। तो लिखेंगे आधार AB बराबर 16 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ हमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण ज्ञात है और
उनमें दो छोटी भुजाओं में से एक छोटी भुजा 16 के रूप में प्राप्त है। ठीक है, अब हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी भुजा है। अब छोटी भुजा को ज्ञात करना है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आधार पर लंब हमारा जो है वह BC है और प्रश्न में हमसे BC को पूछा गया है, तो हमें लिखेंगे BC बराबर रूट कर्ण जो है 20 है, तो यहाँ 20 का स्क्वायर माइनस AB आधार जो है वह 16 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं BC बराबर रूट 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 16 का स्क्वायर होगा 256। ठीक है, या बराबर 400 में से 256 को माइनस करेंगे तो यह 144 होगा। ठीक है, अब 144 को यदि हम रूट से बाहर निकालें, मतलब 144 का वर्गमूल करें, तो यह हमें 12 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार जो भुजा BC है इसकी लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगा और लिखेंगे अतः BC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ कहा गया कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। तो मान लिया कि यह एक दीवार है। ठीक है, अब इस पर 65 डेसीमीटर की सीढ़ी 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया, मतलब इस दीवार के इस छोर से यहां से यह 25 डेसीमीटर की दूरी पर लगाया गया। ठीक है, यह 25 डेसीमीटर हो गया। अब जब हम सीढ़ी को लगाएंगे तो वह इस तरह दीवार पर जाकर लगेगा। ठीक है, अब यह जो सीढ़ी की लंबाई है वह 65 डेसीमीटर है। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब दीवार का आधार जो यह है और सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई जो है वह इस बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो देखिए अब यह जो दीवार होता है और जो जमीन होता है जो कि आधार है वह, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यह हम हमेशा मानकर चलते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसके आधार पर यह हमारा आधार हो जाएगा, यह हमारा कर्ण हो जाएगा और यह लंब होगा। ठीक है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लंब को ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कर्ण जो है वह 65 है, तो यह हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस आधार 25 है, तो यह 25 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यह रूट अगर हम 65 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4225 होगा, माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो यह 625 होगा। ठीक है, अब 4225 में से 625 को माइनस करेंगे तो यह 3600 होगा, और जब इसे हम रूट से बाहर करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 36 गुना 100। ठीक, इसे हमने दो भागों में इसलिए लिखा ताकि हमें यह समझने में आसानी हो जाए कि 36 6 का वर्गमूल है, 6 का वर्ग है, तो यहाँ 36 में से 6 को बाहर करेंगे, और 100 10 का वर्ग है, तो यहाँ से हमें 10 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार यह 6 गुना 10 मतलब 60 डेसीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 7वां क्वेश्चन है 26 मीटर लंबा एक तार, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दिया गया कि 26 मीटर लंबा एक तार है। ठीक है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है। तो जैसे मान लिया कि एक 24 मीटर का खंभा है, इस खंभे की जो लंबाई है यह 24 मीटर है। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे पर एक तार बंधा हुआ है। ठीक है, इस ऊपरी सिरे पर एक तार बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा हुआ है। अब यह दूसरा सिरा है, यह दूर कहीं जमीन में गड़ा हुआ है। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पास यह जमीन में गड़ा हुआ है। जमीन पर
खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए जमीन पर यह जो खंभे के निचले सिरा है और तार के निचले सिरा है, इसके बीच की दूरी को पूछा गया है, इस दूरी को पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि खंभा हो या दीवार हो, जमीन से उनके बीच में यह जो कोण है इसे हम 90 डिग्री का कोण मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ यह समकोण 90 डिग्री का बना रहा है। अब इस आधार पर यह हमारा कर्ण होगा, ठीक है, यह हमारा आधार होगा और यह हमारा लंब होगा, ठीक है। अब तार की लंबाई जो है वह 26 मीटर दिया गया है, मतलब, और लंब का माप दिया गया है और उसके आधार पर हमें आधार को ज्ञात करना है। तो हमें लिखेंगे आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। या कर्ण है हमारा 26 मीटर, तो यह 26 का स्क्वायर होगा माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। 26 का वर्ग जो होता है वह 676 होता है और 24 का वर्ग 576 होता है, ठीक है। अब 676 में से 576 को घटाएंगे तो यह हमें 100 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। और 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यह 10 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि दीवार और जमीन और खंभे के बीच की जो दूरी है यह दूरी 10 मीटर की है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी बराबर 10 मीटर, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। देखिए यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें पाइथागोरियन त्रिक को कहा गया है, मतलब यह जो संख्याएं हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, यह पाइथागोरस प्रमेय को अपनाते हैं, ठीक है। मतलब यह पाइथागोरस प्रमेय इन पे लागू होता है। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए, मतलब इनके आधार पर हमें 3 और अलग से पाइथागोरियन त्रिक को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें एक नियम को याद रखना पड़ेगा। जैसे कोई भी 3 संख्याएं a, b तथा c के रूप में है, यह एक पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसमें हम किसी भी k मतलब k को हम एक प्राकृतिक संख्या के रूप में लें, ठीक है, जो कि 1 से बड़ी हो, से अगर हम गुना करते हैं तो हमें एक नया पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे यह हो जाएगा a के, b के और c के। k का मतलब हमारा कोई भी प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से बड़ा हो। अब जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें 3, 4 और 5 दिया गया है, ठीक है। तो 3-3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि सबसे पहले हम इनमें 2 से गुना करते हैं, k बराबर 2 को रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 में 2 से गुना करेंगे तो यह 6 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 4 में 2 से गुना करेंगे तो यह 8 होगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो यह 10 होगा। तो देखिए यहाँ हमें तीनों संख्याओं में जो हम k का मान रखेंगे उससे गुना करेंगे, ठीक है। तो अब जो पहली पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त हुआ वह 6, 8 और 10 के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी प्रकार अगर अब हम k का मान k बराबर 3 रखते हैं तो यह हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9, 4 गुना 3 बराबर 12 और 5 गुना 3 बराबर 15, ठीक है। तो यहाँ जो हमें पाइथागोरियन त्रिक प्राप्त हुआ वह 9, 12 और 15 के रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम अनंत पाइथागोरियन त्रिक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ k के स्थान पर कोई अलग संख्या, जैसा कि मान लिया अगर हमने 10 रख लिया, ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 गुना 10 बराबर 30, 4 गुना 10 बराबर 40 और 5 गुना 10 बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ हमें 30, 40 और 50 के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी प्रकार हम अनंत पाइथागोरियन त्रिक को ज्ञात कर सकते हैं।
अब अगर हम इसे जांचना चाहें कि क्या यह नियम इस पर लागू हो रहा है, यह सत्य है या नहीं, तो देखिए सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमारा कर्ण होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो यह 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 64 बराबर 100। तो देखिए यहाँ भी 100 आ रहा है और यह भी 100 के रूप में है। इसका मतलब यह पाइथागोरियन त्रिक को लागू कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम इसे जांचना चाहें तो यह होगा 15 स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 225 बराबर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो यह 144 होगा, या 225 बराबर, अब इसे जोड़ेंगे तो यह भी 225 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसे जांचना चाहें तो यह होगा 50 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 2500 बराबर 30 का स्क्वायर करेंगे तो यह 900 होगा प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे तो यह 1600 होगा, या 2500 बराबर 2500। तो देखिए यह तीनों कंडीशन में पाइथागोरियन त्रिक को लागू करता है। ठीक है, प्रश्न में यहाँ हमसे यह जांचने के लिए नहीं कहा गया था, परंतु यहाँ हम आपको यह जांच कर दिखाना चाहते थे कि देखिए यह इस नियम को लागू करता है। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 5, 12 और 13। ठीक है, तो फिर से हम इसमें 5 में 2 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 10, फिर इसी प्रकार 12 में 2 से गुना करेंगे तो यह होगा 24 और 13 में 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 26। ठीक है, अगला हो सकता है अगर हमने 5 में 5 से गुना किया, 12 में भी 5 से गुना किया और 13 में भी 5 से गुना किया तो यह हो जाएगा 5 5 25, 12 5 60 और 13 5 65। ठीक है, तीसरा होगा 5 गुना 3, 12 गुना 3, 13 गुना 3। ठीक है, तो ये हो गया 5 तिया 15, 12 तिया 36 और 13 तिया 39। ठीक है, इस प्रकार हम कई ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। अब हम 9वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांटकर लिखिए। अब देखिए यहाँ हमें यह ज्ञात करना है कि कौन से पाइथागोरियन त्रिक हैं और कौन से पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 5, 12 और 13। ठीक है, तो पाइथागोरियन त्रिक यह जांचने के लिए हम जो सबसे बड़ी भुजा है इसके वर्ग को अन्य दो भुजाओं के वर्ग के से जोड़कर देखते हैं क्या उसके बराबर है या नहीं। तो यहाँ 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो 13 का स्क्वायर जो होगा वो 169 169 होगा और 12 का स्क्वायर जो होगा वो 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, या 169 बराबर 169। तो देखिए यहाँ दोनों पक्ष का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम दूसरे नंबर क्वेश्चन 7, 8 और 15 को जांच कर देखें तो यह हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, या 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 7 स्क्वायर होगा 49 प्लस 8 स्क्वायर होगा 64। तो ये हो गया 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10, 1 11 113 और इधर जो आ रहा है वो 225 आ रहा है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 6, 7, 8। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी भुजा जो है वह 8 है, तो अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो यह 64 होगा। ठीक है, और 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करते हैं तो देखिए 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8 हो रहा है, यह 85 आ रहा है। इसका मतलब 8 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है 8, 15 और 17। ठीक है, तो यहां हम सबसे पहले 17 का स्क्वायर करेंगे जो कि होगा 289 और 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करेंगे
तो ये होगा 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 64। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और यह 2, मतलब यह 17 स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब यह पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, यह भी पाइथागोरियन त्रिक है, यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, यह भी पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3 4 5। ठीक है, तो यह सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यह 25 हो जाएगा। ठीक है, और 3 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 3 3 9 प्लस 4 चौके 16 बराबर 25। तो देखिए यहाँ दोनों का स्क्वायर का योग जो है वह बराबर है, इसका मतलब यह पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरियन त्रिक है। तो देखिए यहाँ प्रश्न में यह कह रहा है कि सत्यापित कीजिए यदि n कोई विषम संख्या हो, तो यहाँ n के स्थान पर हम कोई विषम संख्या मानेंगे और उसके आधार पर n और n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे क्या वह पाइथागोरियन त्रिक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम n बराबर कोई एक विषम संख्या रख लेते हैं, जैसे कि 3। तो n का मान हो गया 3। अब हम n स्क्वायर माइनस 1/2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यह हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1/2। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये होगा 8/2। अब 2 से 8 में भाग करेंगे 4 बार में। ठीक है, इसी प्रकार n स्क्वायर प्लस 1/2 जो होगा वह 3 स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 10/2 बराबर 5। तो देखिए यहाँ हमें 3 4 और 5 प्राप्त हुआ। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि 3 4 और 5 एक पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, n बराबर 5, तो n स्क्वायर माइनस 1/2 जो होगा वह 5 का स्क्वायर माइनस 1/2। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, 24 को 2 से भाग करेंगे तो हमें 12 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार n स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे तो यह 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 मतलब 25 प्लस 1 26/2 बराबर 13 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि 13 का स्क्वायर जो होगा वह 169 होगा। ठीक है, 169 होगा और 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करेंगे तो यह 144 25 बराबर 169 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी यह दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि n कोई विषम संख्या है तो n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2 एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।